एवरीवन, कंटिन्यू मैं करता हूँ इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के साथ, कुछ और सिचुएशंस लेंगे और समझेंगे कि कैसे आप डील करोगे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज के कॉन्सेप्ट को। चलो मैं सिचुएशन लेता हूँ। लेट अस एज्यूम अगेन आपके पास एक सीलिंग है यहाँ पे और मैं एक पॉइंट से यहाँ पे 2 थ्रेड्स सस्पेंड कर रहा हूँ। ये मैंने 2 थ्रेड्स यहाँ पे सस्पेंड कर दिए और यहाँ पर इस पर आपके पास एक मास है और इस थ्रेड पर यहाँ पर एक आपके पास स्फेरिकल बॉल है और इन पर जो चार्ज मैं दे रहा हूँ दैट मीन्स इस पर मैं क्यू चार्ज दे रहा हूँ और इस पर भी मैं यहाँ पे क्यू चार्ज दे रहा हूँ। मैं इनको एग्जैक्टली इनके सेंटर्स को ज्वाइन कर सकता हूँ। ये आपका सेंटर लाइन बनेगा और यहाँ पर अगेन मैं एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकता हूँ। ये जो बाइसेक्टर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, लेट अस एज्यूम ये आपके पास ए है, ये आपके पास यहाँ पर बी है और लेट अस एज्यूम ये आपके पास यहाँ पर ये पॉइंट सी है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपके पास है और यहाँ पर आपका एंगल थीटा यहाँ पे सबटेंड हो रहा है और यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली थीटा, क्योंकि हम प्रॉब्लम को क्या रखते हैं, सिमेट्रिक रखते हैं। अब अगर मैं बात यहाँ पे करूँ, लास्ट टाइम भी ये प्रॉब्लम हमने डील किया था और अगेन अगर ये दोनों चार्जेस यहाँ पर इक्विलिब्रियम में होंगे, कहने का मतलब कि ये जो आपके पास चार्ज है ना, ये ऊपर नीचे कर रहा होगा ना, ये आगे पीछे कर रहा होगा, ये हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में भी होगा और ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम में भी होगा। तो आप सिंपली देखोगे कि यहाँ पर ये दोनों चार्ज अगर इक्विलिब्रियम में होंगे तो 2 थ्रेड्स के बीच में 2 थीटा एंगल सबटेंड हो जाएगा। बहुत टाइम्स आपको क्वेश्चन में वही एंगल निकालना होता है कि किस एंगल पर आपके 2 चार्जेस जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो इस पर भी नेट फोर्स 0 होगा, इस पर भी नेट फोर्स 0 होगा। अब अगर मैं बात यहां पे करूं, चलो ये इक्विलिब्रियम में है ना, अगर ये इक्विलिब्रियम में है, चलो इस पे फोर्सेस पे देखते हैं कि इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। पहले ही थ्रेड की वजह से इस पे टेंशन लग रहा होगा, तो टेंशन लग रहा है तो आप टेंशन को रिजॉल्व कर सकते हो। एक कंपोनेंट टेंशन का ये आ जाएगा, तो अगर ये थीटा है आपके पास तो ऑटोमेटिकली ये भी थीटा होगा, तो ये आपके पास टी कॉस थीटा आ जाएगा और ऑटोमेटिकली जो दूसरा कंपोनेंट आपके पास है वो आपका टी साइन थीटा आ जाएगा। तो ये हो गया। तो होपफुली आपको रेजोल्यूशन वाला पार्ट स्ट्रांग होगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने टी को रिजॉल्व किया 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, ये टी कॉस थीटा और ये टी साइन थीटा। अब इस चार्ज पर एक रिपल्सिव फोर्स भी लग रहा है, कूलम्बिक रिपल्सिव फोर्स, तो वो एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में लग रहा है, वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। और ये जो कूलम्बिक फोर्स आपके पास है, इट इज इक्वल टू k टाइम्स क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय इन दो के बीच का सेपरेशन, लेट दैट बी r, लेट दैट बी r। तो ये आपके पास डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, वो r स्क्वायर आ जाएगा। फर्दर इस बॉडी पे और एक फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड फोर्स, दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो mg एग्जैक्टली इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ये यहां पर mg जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब अगर मैं यहां पे फॉर एग्जांपल अब हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम और वर्टिकल इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिख दूं, आप देखते जाओ। अगर मैं इस सीन के लिए या इस केस के लिए, चलो ये केस 1 आपके पास है, यहां पे ये केस 1 मैं यहां पे ले रहा हूं, तो केस 1 की अगर मैं बात करूं तो आपका सस्पेंशन तो यहां पर है ना, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। आगे जाके मैं इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को चेंज करने वाला हूं। तो फिलहाल के लिए अगर मैं यहां पर फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम की बात करूं, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूं, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए आपका जो कूलम्बिक फोर्स है वो टी साइन थीटा के बराबर होना चाहिए। तो आपका जो यहां पर कूलम्बिक फोर्स है ये सिंपली आपके टी साइन थीटा के बराबर होना चाहिए। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि जो आपका यहां पर कूलम्बिक फोर्स है, अब समझो जो आपके पास कूलम्बिक फोर्स है वो सिंपली है ना के क्यू स्क्वायर डिवाइड किससे कर दोगे आप, आर स्क्वायर से, और ये किसके बराबर होना चाहिए, टी साइन थीटा के बराबर होना चाहिए। तो लेट दिस बी इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 मैंने इसको मान लिया। अब यहां पर आप वर्टिकल इक्विलिब्रियम की बात करो, क्योंकि आपका चार्ज ऊपर नीचे भी मत जाएगा, तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए आपका mg किसके बराबर होना चाहिए, टी कॉस थीटा के। तो मैं वर्टिकल इक्विलिब्रियम की बात करता हूं, मैं वर्टिकल इक्विलिब्रियम की बात करता हूं। वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए जो आपका mg है वो किसके बराबर होना चाहिए, वो टी कॉस थीटा के बराबर होना चाहिए। ये इक्वेशन 2 है। चलो इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करते हैं। कहने का मतलब मैं यहां पर के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर को डिवाइड करूंगा mg से, तो mg डिनोमिनेटर में आएगा और ये किसके बराबर आएगा, टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा। तो मैं लिख रहा हूं टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा। आपका टेंशन ऊपर और नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, टेंशन अननोन था वो खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाएगा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा आपका क्या आ जाएगा, वो आपका टैन थीटा आ जाएगा। तो अभी हम केस 1 की बात कर रहे हैं, पहले सिचुएशन की बात कर रहे हैं। होपफुली अभी तक कहीं पे किसी को डाउट नहीं होगा। अच्छा चलो और एक चीज मैं दिखा सकता हूं यहां पे, कि अपनी जगह पर क्यू स्क्वायर अपनी जगह पर डिवाइडेड बाय mg अपनी जगह पर, आर स्क्वायर को यहां पे ट्रांसपोज कर रहा हूं, मैं लिख सकता हूं ना आर स्क्वायर टैन थीटा। फर्दर आराम से देखते जाओ, आपका टैन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब देख लो, अगर मैं इस ट्रायंगल ए बी और सी की बात करूं, इस ट्रायंगल की बात करूं, टैन थीटा विल बी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना आपके पास होगा, परपेंडिकुलर बीसी होगा।
और BC किसके बराबर है, r/2 के बराबर है। तो चलो मैं इसको लिख सकता हूं ना, इट इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपनी जगह पर, tan थीटा की जगह पे परपेंडिकुलर BC आएगा। एक बार और देख लो, tan थीटा अगर आप ले रहे हो तो परपेंडिकुलर आपका BC आएगा और बेस आपका क्या आ जाएगा, बेस आपका AB आएगा, और AB यहां पर मैं लिख रहा हूं डिवाइडेड बाई AB। चलो लेट अस एज्यूम कि AB जो आपके पास है वो आपका y आपके पास है मेजरमेंट, तो लेट अस एज्यूम कि AB को मैं यहां पर y से रिप्रेजेंट करता हूं, तो मुश्किल नहीं है कहीं पे। तो अब अगर मैं बात करूं BC का वैल्यू किसके बराबर है, BC किसके बराबर है, r/2 के बराबर। मैं लिख सकता हूं ना यहां पे, देयरफॉर जो आपका k टाइम्स क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय mg होगा, इट इज इक्वल टू, देख लो आर स्क्वायर अपनी जगह पे, BC की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, BC की जगह पर मैं r/2 लिख सकता हूं। तो मैं इसको लिख सकता हूं r डिवाइडेड बाई 2, और AB की जगह पे मैं y लिख सकता हूं। आप चेक कर लो, AB की जगह पर मैं यहां पर y लिख सकता हूं। तो ये इक्वेशन आपके पास आ गया। मैं देयरफॉर यहां पे लिख सकता हूं, देयरफॉर KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई mg इट इज इक्वल टू r³ डिवाइडेड बाई 2y²। अब स्टाइल देख लो कि मैं किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूं। देख लो, सॉल्व करना जो है ना वो बहुत आसान है, बट आप देख लो कि तरीका क्या मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। आप कोई भी यहां पे मेथड यूज कर सकते हो। आप तो एग्जैक्टली यहां तक, ये जो मैंने ये वाला पार्ट दिखाया, आप यहीं पे स्टॉप कर सकते थे और नए सीन पे जा सकते थे, बट मैंने थोड़ा सा इसको सॉल्व किया। आपको खुद समझ में आएगा कि मैंने इसको इस पैटर्न में क्यों लाया। चलो यहां पर, ये तो आपके पास पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यहां पे था ना, लेट अस एज्यूम कि मैं इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को मूव करता हूं नीचे, और कहने का मतलब, चलो नया सीन यहां पे ड्रॉ करते हैं। ये आपके पास सीलिंग है, अगेन ये सीलिंग है आपके पास। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एग्जैक्टली यहां पर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ये था ना आपके पास, मैं इसको डिस्प्लेस कर रहा हूं, मैं रीलोकेट कर रहा हूं, और मैं एग्जैक्टली इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को नीचे ला रहा हूं। तो कितना नीचे ला रहा हूं, लेट अस एज्यूम ये मैं y/2 इसको नीचे ला रहा हूं, तो नीचे वाला जो मेजरमेंट होगा वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, वो y/2 बन जाएगा। तो अब अगर आपके पास ये नया पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, तो ये अगर आपके पास, लेट अस एज्यूम ये आपका न्यू पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, न्यू पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये नया पॉइंट ऑफ सस्पेंशन आपके पास है। तो यहां पर आप देखोगे कि चार्जेस जो होंगे वो ये आपके सस्पेंड हो रहे होंगे इस पॉइंट से। तो यहां पर एक चार्ज आप ले रहे हो, यहां पर एक चार्ज आप ले रहे हो, और इन चार्जेस के सेंटर के बीच का जो सेपरेशन होगा वो अब आपके पास, लेट अस एज्यूम r' है, चेंज हो जाएगा। और आपके पास अगर ये r' यहां पे आ रहा है, दैट मीन सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस अगर चेंज हो गया, ये एंगल जो आपके पास है थीटा, ये भी चेंज हो जाएगा टू θ'। ये चेंज किस में हो जाएगा, ये θ' में हो जाएगा। तो होपफुली अभी तक कहीं पे किसी को डाउट नहीं होगा, होपफुली अभी तक किसी को कहीं पे भी डाउट नहीं होगा। तो अगेन मैं क्या करने वाला हूं, मैं एग्जैक्टली ये सारा अब रिपीट नहीं करूंगा, मैं एग्जैक्टली देख रहा हूं थीटा चेंज हो रहा है और r' चेंज हो रहा है। तो कहां पे एग्जैक्टली इक्वेशन में थीटा और r है, वो ये है ना आपके पास। तो देख लो, मैं इसको यहां पर इस वाले पार्ट को यूज करने वाला हूं। अब देख लो कैसे, देख लो कैसे आपके पास एग्जैक्टली जब आपने नया सिनेरियो ड्रॉ किया, क्या इन बॉल्स का मास चेंज हो गया, मास चेंज नहीं हो गया, मास तो सेम m में रख रहा हूं। क्या इन दो बॉल्स पे चार्ज चेंज हो गया, चार्ज भी चेंज नहीं हो गया, चार्ज भी सेम q है। फिर चेंज हुआ क्या, चेंज आपका एक तो इन दो के बीच का सेपरेशन r यहां पे हो गया, r' बन गया वो, और आपका थीटा क्या बन गया, θ' बन गया वो। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। अगेन यहां पर मैं इसको पॉइंट A मानता हूं, इस पॉइंट को मैं यहां पे पॉइंट B मानता हूं, और इस पॉइंट को यहां पे पॉइंट C मानते हैं। तो अगेन आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। मैं इस इक्वेशन को लिखता हूं, आप देख लो यहां पर KQ स्क्वायर जो है, इसमें कोई चेंज मत आ रहा है ना, K में कोई चेंज आ रहा है, K तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, Q स्क्वायर में भी कोई चेंज नहीं आएगा, mg में भी कोई चेंज नहीं आएगा। इस इक्वेशन को समझो, इस इक्वेशन को, mg में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अब देख लो फर्दर, इट इज इक्वल टू आपका जो r स्क्वायर यहां पर है ना, ये r चेंज हो रहा है ना नई सिचुएशन में, तो नए केस में, तो चलो मैं इसको केस 2 यहां पे मान रहा हूं, मैं इसको केस 2 यहां पे मान रहा हूं। नए केस में आपका r की जगह पर आप क्या लिख दोगे, आप r' स्क्वायर लिख दोगे, मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा की जगह पर क्या लिखोगे, आप tan θ' लिख दोगे, और कुछ नहीं करना है। जरा फर्दर सॉल्व करते हैं। r' स्क्वायर तो अपनी जगह पे रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय tan θ', tan θ' इज परपेंडिकुलर बाय बेस। जरा यहां पर देख लो, यहां पर देख लो, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर मैं यहां पर tan θ' की बात करूं, इट विल बी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होगा r'/2, और बेस कितना आपके पास है, y/2। तो परपेंडिकुलर कितना आपके पास है, r'/2, और बेस यहां पर कितना आपके पास है, वो सिंपली आपके पास यहां पर y/2 है।
अगेन आपका 2 और 2 यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपके पास यहां पर जो KQ² डिवाइडेड बाय mg है वो किसके बराबर आपके पास इस वक्त आ रहा है, r-³ डिवाइडेड बाय y। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अब समझो। लेट दिस बी इक्वेशन B एंड लेट दिस बी इक्वेशन A। मैंने क्यों एग्जैक्टली इस इक्वेशन को थोड़ा और सॉल्व किया, क्योंकि अब मैं इन दो इक्वेशंस को आपस में क्या कर सकता हूं, रिलेट कर सकता हूं। आप देख सकते हो कि जो इक्वेशन A और इक्वेशन B है उनका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम है ना, सेम है। तो आप देख लो, मैं बोल सकता हूं ना यहां पे कि आपके पास एग्जैक्टली यहां पर इक्वेशन ए और इक्वेशन बी का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम है, तो ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड को क्या कर दोगे, इक्वेट कर दोगे। तो कहने का मतलब आप r³/2y या आप r-³ डिवाइडेड बाय y को इक्वेट किसके करोगे, r³ डिवाइडेड बाय 2y के, r³ डिवाइडेड बाय 2y के। आपका y और y अगेन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप बोल सकते हो ना कि r-³ इट इज इक्वल टू r³ डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हो, मैं लिख सकता हूं ना r-³ मैं होल रेज पावर 1/3 कर रहा हूं। अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड से होल रेज टू द पावर 1/3 किया, राइट हैंड साइड से भी जितनी भी टर्म्स होगी उन पे क्या कर दोगे, होल रेज पावर 1/3। तो आप इसको लिखोगे ना, इट इज इक्वल टू r³ होल रेज टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 1/3। अगेन आप देख सकते हो कि यहां पर आपका 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर भी 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास जो r' यहां पे होगा इट इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 1/3। 2 रेज पावर 1/3 1.125 के आसपास का होता है, या 1.2 समथिंग आसपास होता है, 1.215 समवट वही वैल्यू होता है। तो ये वैल्यू जो आपका ये तो 1 से बड़ा है, तो कहने का मतलब ये है कि आप r को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हो किसी बड़े नंबर से, दैट इज मतलब 1 से बड़े वाले नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो r को, तब जाके क्या मिल रहा है, r'। कहने का मतलब r' r से क्या होगा, वो छोटा होगा। तो ये रिलेशनशिप है आपके पास, ये रिलेशनशिप आपके पास है केस 1 और केस 2 में। दैट मींस जब आप पॉइंट ऑफ सस्पेंशन चेंज करते हो ना, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जब आप चेंज करते हो, आपके r में फर्क आ जाता है, आपके थीटा में फर्क आ जाता है। और यहां पर आप देख सकते हो मैंने पुराने r और नए r को यहां पर रिलेट कर दिया। होपफुली आपको यह आइडिया मिल गया होगा, एक जनरल कॉन्सेप्ट आपको मिल गया होगा। अब मैं इक्विलिब्रियम ऑफ 3 चार्जेस के बारे में बात करने वाला हूं। कंटिन्यू मैं करता हूं इक्विलिब्रियम ऑफ 3 चार्जेस के साथ। अगेन अगर आप 3 चार्जेस को इक्विलिब्रियम में लाना चाहते हो, 3 चार्ज को फिक्स नहीं करोगे, मतलब आपके पास 3 चार्जेस है, आपने किसी भी चार्ज को फिक्स नहीं करके रखा हुआ है, बस आप उन 3 चार्जेस को इक्विलिब्रियम में लाना चाहते हो। मतलब तीनों के तीनों चार्जेस जो है वो एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में आएंगे, और एग्जैक्टली अगर आप फॉर एग्जांपल हर एक चार्ज पे नेट फोर्स देखोगे, वो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तीनों के तीनों चार्जेस रेस्ट में होने चाहिए। तो उसके लिए आपको कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आप 3 चार्ज को क्या ला सकते हो, इक्विलिब्रियम में, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में ला सकते हो। तो अगेन आप न्यूमेरिकल बहुत सारे करते हो, बट जब कंसेप्चुअली आपको इन चीजों के बारे में पूछा जाता है, वहां पर आपसे क्वेश्चन बन नहीं पाता है। तो आप आराम से देख लो, मैं यहां पे इक्विलिब्रियम ऑफ 3 चार्जेस की बात कर रहा हूं। कुछ कंडीशंस है अगर आप 3 चार्जेस को इक्विलिब्रियम में लाना चाहते हो। मैं पहले कंडीशन स्टेट करता हूं, फिर मैं पेन डाउन करूंगा, आप अपनी जगह पे पेन डाउन करोगे और इन पॉइंट्स का नोट लेके रखोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो देख लो, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप 3 चार्जेस को इक्विलिब्रियम में लाना चाहते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में, तीनों के तीनों चार्जेस को एक स्ट्रेट लाइन में रखो। रादर कहने का मतलब है तीनों के तीनों चार्जेस को लीनियर होने चाहिए। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप चाहते हो कि 3 चार्जेस आपके इक्विलिब्रियम में हो, उन तीनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, वो सेम नहीं हो सकता। कहने का मतलब आप Q और Q, मैंने तीनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना लिया, Q और Q मैंने लिया, या 1 कूलम और 1 कूलम में 3 चार्जेस का मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, वैल्यू ले रहा हूं। आप देख रहे हो कि ये तीनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है ना, यहां पर आप इक्विलिब्रियम अचीव नहीं कर सकते हो 3 चार्जेस के बीच में। तो कहने का मतलब आपके पास पहले चार्जेस को लीनियर होने चाहिए, जो आपके पास चार्जेस का मैग्नीट्यूड होगा, ना, वो एग्जैक्टली सेम नहीं होना चाहिए, चार्जेस डिफरेंट मैग्नीट्यूड के होने चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपके पास एग्जैक्टली 3 चार्जेस है, तो तीनों के तीनों पॉजिटिव नहीं होने चाहिए, तीनों के तीनों नेगेटिव नहीं होने चाहिए। अगर 2 पॉजिटिव है तो 1 नेगेटिव होना चाहिए, 2 नेगेटिव है तो 1 पॉजिटिव होना चाहिए। कहने का मतलब कि सारे चार्जेस का जो साइन है वो सेम नहीं हो सकता है। अगर सारे चार्जेस का साइन सेम हुआ ना, तो आप उन 3 चार्जेस को कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं ला सकते हो। और लास्ट पॉइंट आपके पास ये है कि आपके पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, जो आप अचीव करते हो अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, वो इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम कभी भी आपका एग्जैक्टली स्टेबल नहीं होता है, वो इक्विलिब्रियम हमेशा क्या होता है, अनस्टेबल होता है। मैं लिखता हूं यहां पे पॉइंट वाइज, आप देखते जाओ। अगर आप चाहते हो कि आप तीन चार्जेस को इक्विलिब्रियम में रखो, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3 charges must be collinear. They must be collinear. पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3 charges must be of different magnitude. मतलब 3 चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो सकता है। तीसरा पॉइंट, 3 charges must have या must not have सेम साइन। तो आपके पास एग्जैक्टली जो 3 चार्जेस होंगे, तीनों चार्जेस का साइन सेम नहीं होना चाहिए। तो आप में से एग्जैक्टली अगर 3 चार्जेस है, 3 में से 2 अगर पॉजिटिव हुए तो तीसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर आपको मैं 3 चार्जेस दे रहा हूं, मैं आपको Q चार्ज, 2Q चार्ज, 3Q चार्ज दे रहा हूं, आप इन 3 चार्जेस को कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं ला सकते। क्यों? इनका मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट है, बिल्कुल सही। इनको एक लाइन में लगा दो, बिल्कुल सही। मगर आप देख रहे हो कि तीनों चार्जेस जो है उनका साइन क्या है, सेम है। आप कभी भी इसको इक्विलिब्रियम में नहीं ला सकते हो। तो देख लो, कॉन्सेप्ट बन रहा है यहां पे, कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है यहां पे, हम न्यूमेरिकल्स नहीं कर रहे हैं। फर्दर लास्ट पॉइंट आपके पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज अनस्टेबल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम जो आप अचीव करते हो ना, इट इज ऑलवेज अनस्टेबल इन केस ऑफ 3 चार्जेस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम is unstable in nature. या आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस की वजह से जो आपको इक्विलिब्रियम मिलता है, दैट इज अनस्टेबल इन नेचर। अगर आपने एक चार्ज को थोड़ा सा मूव किया ना, बाकी के बाकी चार्जेस भी मूव करना स्टार्ट करेंगे और एग्जैक्टली वो मोशन में चले जाएंगे और मे बी आगे जाके किसी टाइम पे वो वापस इक्विलिब्रियम में आ जाए। बट जब आप एक चार्ज को डिस्टर्ब करते हो, बाकी जो चार्ज है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो एग्जैक्टली फिर अपनी ओरिजिनल पोजिशन या प्रीवियस पोजिशन पर वापस नहीं चले जा सकते हैं खुद ब खुद। इसलिए मैंने लिखा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, इट इज अनस्टेबल इन नेचर। तो अब आपको तो पूरा क्लियर होगा। अगर मैं आपको 3 चार्जेस दूं, Q माइनस Q Q, देख लो अब समझो। अगर मैं आपको एक Q चार्ज दे रहा हूं, एक माइनस Q चार्ज दे रहा हूं और एक प्लस Q चार्ज दे रहा हूं, मैग्नीट्यूड वाइज जरा बात करो। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, Q। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, Q। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, Q। तीनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है ना। इवन दो आप देख रहे हो कि एक चार्ज का साइन यहां पे डिफरेंट है, तीनों चार्जेस का साइन यहां पर सेम नहीं है, मगर तीनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है ना। यहां पर आप इक्विलिब्रियम अचीव नहीं कर सकते हो। या अगर फॉर एग्जांपल अब मैं देख लो क्या कर रहा हूं, मैं एक Q चार्ज ले रहा हूं, मैं यहां पे -2Q चार्ज ले रहा हूं और लेट अस अज्यूम मैं 4Q चार्ज ले रहा हूं। अब आप देख सकते हो तीनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। इस चार्ज का मैग्नीट्यूड Q है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ट्वाइस Q है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड आपके पास 4 टाइम्स Q है। तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, साइन भी डिफरेंट है ना। तीनों चार्जेस का साइन सेम नहीं है। अब देख लो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन 3 चार्जेस को यहां पे प्लेस कर रहा हूं। ये आपका Q है, ये आपका -2Q है और ये आपका यहां पर क्या है, 4Q है। तो मैंने क्या इनको कोलिनियर रखा? नहीं। क्या ये एक ही लाइन में है? एक ही लाइन में नहीं है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप देखोगे, मैंने ट्रायंगल के वर्टिसेस पे एग्जैक्टली चार्जेस को प्लेस करा हुआ है, तो आप देखोगे कि यहां पर ये सिस्टम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि तीनों चार्जेस जो है वो कोलिनियर नहीं है। तो यहां पर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम अचीव
नहीं हो सकता। ये तीनों चार्जेस जो है ये इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर्स इंटरेक्शन। तो ये आपका एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट है यहां पे जब आप इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री चार्जेस की बात करते हो। अब मैं यहां पे फर्दर कंटिन्यू करने वाला हूं इक्विलिब्रियम ऑफ वन चार्ज के बारे में। कहने का मतलब मैं दो चार्जेस लूंगा, उनको फिक्स कर दूंगा, तीसरे चार्ज को एग्जैक्टली उन दो चार्जेस के बीच में लोकेट कर दूंगा और फिर देखेंगे कि जो मैंने तीसरा चार्ज एग्जैक्टली लोकेट किया दो चार्जेस के बीच में, क्या वो इक्विलिब्रियम में है? अगर वो इक्विलिब्रियम में है, क्या वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है कि वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है? जो नेक्स्ट टॉपिक मैं यहां पे ले रहा हूं दैट इज स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अब मैं स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करने वाला हूं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करने वाला हूं ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल के लिए। अब देख लो सिचुएशन में यहां पे क्रिएट करता हूं। लेट अस अज्यूम कि आपके पास दो चार्जेस है यहां पे, लेट अस अज्यूम कि आपके पास दो चार्जेस है यहां पे। पहले टर्मिनोलॉजीज को समझोगे और इस चार्ज पार्टिकल जो आपके पास है, जो आपके पास बॉडी है, लेट अस अज्यूम इस पर चार्ज आपके पास कैपिटल क्यू है और इस पर भी आपके पास चार्ज कैपिटल क्यू है। इन दोनों चार्जेस को यहां पर मैंने फिक्स करके रख दिया है। मैंने इनको क्या करके रख दिया है? फिक्स करके रख दिया है। तो ये मैंने इनको यहां पे फिक्स किया हुआ है। तो ठीक है, अब आप देख लो यहां पे ये जो डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं ना, दिस इज योर सेंट्रल लाइन। अगर मैं बात करूं, चलो मैं थोड़ा एक्सटेंड करता हूं इसको, ये जो डॉटेड लाइन में यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं एग्जैक्टली ये आपके पास सेंट्रल लाइन है। ये आपका सेंट्रल लाइन है और अगर मैं फॉर एग्जांपल इसी डॉटेड लाइन का एक परपेंडिकुलर या नॉर्मल ले लूं, दैट विल बी नॉर्मल टू द सेंट्रल लाइन। कहने का मतलब लेट अस अज्यूम मैं यहां पर इस तरीके से ले रहा हूं और ये जो आपका डॉटेड लाइन है ये सेंट्रल लाइन के नॉर्मल है ना, तो मैं इसको बोल सकता हूं दिस इज नॉर्मल टू सेंट्रल लाइन। दिस इज नॉर्मल टू सेंट्रल लाइन। अब देख लो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर एक चार्ज पार्टिकल को लेने वाला हूं। लेट अस अज्यूम कि मैं यहां पर पहले एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को लेता हूं, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे केस में मैं क्या करूंगा, मैं नेगेटिव चार्ज यहां पे लूंगा। तो फिलहाल के लिए लेट अस अज्यूम मैं यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्यों ले रहा हूं, तो ठीक है, इसमें कुछ इश्यू है नहीं। अब आप देख लो, आराम से समझने की कोशिश करना। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस पॉजिटिव चार्ज को डिस्प्लेस करूं ना, इसको आप डिस्प्लेस कर सकते हो दो अलग अलग तरीकों से। एक तरीका यह है कि आप एग्जैक्टली इसको अलोंग द सेंट्रल लाइन डिस्प्लेस कर सकते हो, या आप एग्जैक्टली इसको डिस्प्लेस कर सकते हो अलोंग दिस नॉर्मल। तो यही दो तरीके होंगे ना। चलो हम पहले क्या करते हैं, मैं पहले इसको एग्जैक्टली डिस्प्लेस करता हूं अलोंग द सेंट्रल लाइन। सिंपल देखते हैं, मैं सिंपली इसको डिस्प्लेस करता हूं यहां पे along the central line, this is plus q। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, देख लो, स्टार्टिंग में एग्जैक्टली ये चार्ज जो है ना, ये इस चार्ज को रिपेल कर रहा था, रिपेल कर रहा था। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, लेट अस अज्यूम कि ये सेपरेशन आपके पास r है, ये सेपरेशन आपके पास यहां पे r है, और अगेन लेट अस अज्यूम कि ये सेपरेशन, क्योंकि आपने इस चार्ज को मिड पॉइंट पे रखा था, तो ये सेपरेशन भी अज्यूम करते हैं ये आपके पास r है। अभी तक सिंपल है। और मैंने डिस्प्लेस तो किया, अब डिस्प्लेस की बात बाद में करते हैं, पहले देखते हैं डिस्प्लेस करने से पहले क्या हो रहा है। डिस्प्लेस करने से पहले आपके पास ये चार्ज आपने मिडवे रख दिया है। आप देख सकते हो एग्जैक्टली कि ये जो आपके पास यहां पे चार्ज है ये रिपल्शन फेस करेगा बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज, ये जो आपके पास चार्ज है ये रिपल्शन फेस करेगा बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, देख लो, समझो इसको। इसका चार्ज क्यू है, इस पार्टिकल का चार्ज क्यू है, एग्जैक्टली इस पर कूलम्बिक रिपल्शन लगेगा और वो कूलम्बिक रिपल्शन टुवर्ड्स राइट लगेगा। सिमिलरली ये आपके पास अगेन क्यू चार्ज है, ये आपके पास क्यू चार्ज है, सिमेट्री फॉलो हो रही है ना, और सिमेट्री फॉलो हो रही है, और आप डिस्टेंस भी देख लो, दोनों केसेस में सेम है ना। तो अब एग्जैक्टली इस पर और एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है इस चार्ज की वजह से। अब जो रिपल्सिव फोर्स इस चार्ज की वजह से लग रहा है, जो रिपल्सिव फोर्स इस चार्ज की वजह से लग रहा है, वो सेम मैग्नीट्यूड के होंगे ना, सेम मैग्नीट्यूड के होंगे। तो आप देखोगे कि इस पे एक फोर्स टुवर्ड्स राइट लगेगा, इस पे एक फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट लगेगा। जो फोर्स इस पे टुवर्ड्स राइट लग रहा होगा वो इस चार्ज की वजह से होगा, रिपल्शन, और जो फोर्स एग्जैक्टली टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहा होगा वो इस चार्ज की वजह से होगा, अगेन बिकॉज ऑफ रिपल्शन। तो एग्जैक्टली इस पे
दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक टुवर्ड्स राइट एक टुवर्ड्स लेफ्ट, मगर दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होने वाला है, या फील कर रहे होंगे, तो एग्जैक्टली वो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई करेंगे। तो आप देखोगे कि अगर दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई करेंगे, इस पार्ट पे या इस पार्टिकल पे नेट फोर्स कितना होगा, वो जीरो होगा। तो ये जो पार्टिकल है किस में होगा, ये इक्विलिब्रियम में होगा। तो अगेन ये आपको समझना है, मैं यहां पे इक्वेशंस नहीं लिखूंगा, वेक्टर्स ड्रॉ नहीं करूंगा, आप ये समझो कि आपका एग्जैक्टली ये चार्ज इक्विलिब्रियम में क्यों है। मैंने पूरा एक्सप्लेन यहां पे करा, नहीं समझ में आया वीडियो को रिवाइंड करो, एक बार और सुन लो और फोकस करो, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये चार्ज इक्विलिब्रियम में क्यों है। फर्दर और एक बात मैं करता हूं, मैंने एग्जैक्टली इस चार्ज को डिस्प्लेस किया ना, और मैंने इसको डिस्प्लेस किया बाय अ डिस्टेंस या बाय अ डिस्प्लेसमेंट एक्स। अब समझो, जब मैंने एग्जैक्टली इस चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और फिर एग्जैक्टली मैं यहां पर मैथमेटिक्स में जाने वाला हूं, बट फिलहाल के लिए सुन लो। जब मैंने इस चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस किया, ठीक है, आप देखोगे एग्जैक्टली कि इसको आगे डिस्प्लेस जब मैंने किया, तो ये एग्जैक्टली जो चार्ज पार्टिकल है, ये इस पर रिपल्सिव फोर्स देगा पीछे की डायरेक्शन में, देगा ना, और जो आपके पास ये चार्ज पार्टिकल है, ये अगेन रिपल्सिव फोर्स देगा आगे की डायरेक्शन में। मगर ये चार्ज जो इस चार्ज पर रिपल्सिव फोर्स पीछे की डायरेक्शन में देगा, वो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच का सेपरेशन कम हो गया। जितना आप दो चार्जेस के बीच के सेपरेशन को कम करते हो, उतना कूलम्बिक फोर्स बढ़ जाता है। अब मैं यहां पे डायग्रामेटिकली दिखाता हूं, आप देखते जाओ। तो एग्जैक्टली इस क्यू चार्ज की वजह से, इस पे एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा। वो रिपल्सिव फोर्स जो होगा, वो ये मैं दिखा रहा हूं, ये रिपल्सिव फोर्स मैं दिखा रहा हूं। ये रिपल्सिव फोर्स लग रहा है एग्जैक्टली इस चार्ज की वजह से। चलो नंबरिंग देते हैं, लेट दिस बी 1, लेट दिस बी 2 और लेट दिस बी 3। मैंने नंबरिंग की यहां पे, तो आप देख सकते हो कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स एग्जैक्टली यहां पे जो लग रहा है, ये फोर्स किस पर लग रहा है, 3 पे लग रहा है। किसकी वजह से लग रहा है? 2 की वजह से लग रहा है। तो दिस इज फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। और आप देख सकते हो मैंने अच्छा खासा बड़ा वेक्टर बनाया, क्योंकि ये दोनों बहुत नजदीक है ना एक दूसरे के, तो इस पर एक अच्छा खासा रिपल्सिव फोर्स आ जाएगा। बट जरा यहां पर देख लो, अब मैं 1 और 3 की बात करता हूं, इनके बीच का सेपरेशन बढ़ गया ना। अगर इनके बीच का सेपरेशन बढ़ गया, तो आप देखोगे कि ये जो है एग्जैक्टली 1 चार्ज, ये 3 पर लगाएगा रिपल्सिव फोर्स, मगर उस रिपल्सिव फोर्स का एग्जैक्टली उतना मैग्नीट्यूड नहीं होगा, उसका उतना पावर नहीं होगा। तो यहां पर मैं दिखाता हूं, इस पर जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, वो कम मैग्नीट्यूड का लगेगा, बिकॉज ऑफ फर्स्ट चार्ज। ये देख लो आप, तो दिस इज फोर्स ऑन 3 बट ड्यू टू 1। ये जो फोर्स लग रहा है, अगेन ये 3 पर ही लग रहा है, मगर 1 की वजह से ये छोटा क्यों बनाया? क्योंकि आपका ये चार्ज और ये चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है ना, वो बहुत ज्यादा है। अगर इन दो चार्जेस का सेपरेशन बहुत ज्यादा है, कूलम्बिक फोर्स कम हो जाएगा मैग्नीट्यूड में। इनवर्स कैरला फॉलो होता है ना, तो वो चीज का आपको टेक केयर करना है। अच्छा, नेट फोर्स कहां पे लग रहा है? नेट फोर्स एग्जैक्टली अब आप खुद से रियलाइज करो, इस पर नेट फोर्स लग रहा होगा ना बैकवर्ड डायरेक्शन में, लग रहा होगा ना, क्योंकि ये बड़ा फोर्स है, ये छोटा फोर्स है, तो ऑब्वियसली आपका इस पे जो नेट फोर्स है, इस वाले पार्टिकल पे आप ये बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा ना। ये पॉइंट जहां पर पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 होता है ना, उसको आप मीन पोजीशन कहते हो। इस पॉइंट को आप यहां पर मीन पोजीशन कहते हो। और जब आपने यहां पर आपने 2 पॉजिटिव चार्जेस लिए और बीच में प्लेस किया पॉजिटिव चार्ज ही प्लेस किया, तो जब आप यहां पर इस पॉजिटिव चार्ज को डिस्प्लेस करते हो अलोंग द सेंट्रल लाइन, आप देखते हो कि पार्टिकल को डिस्प्लेस करने पे पार्टिकल पे एक फोर्स आ जाता है। वो फोर्स एग्जैक्टली उस पार्टिकल को वापस किस पोजीशन पे लेना चाहता है? मीन पोजीशन पे लेना चाहता है। दिस इज योर स्टेबल इक्विलिब्रियम, यही आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम है। समझो, यहां पर आपके पास मीन पोजीशन पर पार्टिकल था, उस पर नेट फोर्स कोई भी नहीं लग रहा था, बट आपने पार्टिकल को डिस्प्लेस किया। जब आप पार्टिकल को डिस्प्लेस करते हो ना, तो पार्टिकल पे एक नेट फोर्स आ जाता है। बट वो नेट फोर्स क्या इस वक्त कर रहा है? वो नेट फोर्स इस पार्टिकल को वापस कहां लेने की कोशिश कर रहा है? मीन पोजीशन पे। जब भी आप पार्टिकल को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करोगे और उस पर फोर्सेस आने शुरू हो जाएंगे और वो फोर्सेस उसको वापस मीन पोजीशन पे लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हो कि तब जाके आपका जो पार्टिकल यहां पर था ना मीन पोजीशन पर, वो एग्जैक्टली स्टेबल इक्विलिब्रियम में था। क्यों?
देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता क्या है, अगर आपके पास कोई पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अगर आप उस पार्टिकल को उस पोजीशन से फॉर एग्जांपल डिस्प्लेस करते हो ना, तो वो पार्टिकल खुद ब खुद वापस उस पोजीशन पे आ ही जाता है कुछ टाइम के बाद, दैट इज योर स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अगर मैं बात यहां पे करूं, मैं सिंपल एग्जांपल आपको दूं, लेट अस एज्यूम आपके पास एक बाउल है यहां पे, तो आप क्या करते हो, आपके पास यहां पर एक पार्टिकल है, अभी रेस्ट पर है। अब आप खुद से सोचो कि अगर आप फॉर एग्जांपल इस पार्टिकल को ऊपर ले जाओगे, क्या फिर ये ऊपर ही चला जाएगा? ये ऊपर नहीं चला जाएगा, थोड़ा ऊपर तो जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा, फिर ये वापस एग्जैक्टली नीचे आएगा। तो स्टार्टिंग में पार्टिकल यहां रेस्ट में था, तो एग्जैक्टली ये पार्टिकल का क्या बन जाता है, मीन पोजीशन। बट जब आपने पार्टिकल को डिस्प्लेस किया, जब आपने पार्टिकल को डिस्प्लेस किया, आप देखते हो कि पार्टिकल पे फोर्सेस आ रहे हैं, वो फोर्सेस क्या कर रहे हैं, वो पार्टिकल को वापस इसी मीन पोजीशन पे ला रहे हैं। तो कहने का मतलब आपका पार्टिकल जो था ना, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे था। चलो और एक एग्जांपल, अगर मैं फॉर एग्जांपल बाउल को इस तरीके से लूं और अगेन मैं पार्टिकल को यहां पे रख रहा हूं, अभी पार्टिकल रेस्ट पर है। अगर पार्टिकल रेस्ट पर है, मैं बोल सकता हूं कि ये आपका मीन पोजीशन होगा, क्योंकि अगर पार्टिकल यहां पर रेस्ट पर है, उस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0 लग रहा है। अगर पार्टिकल यहां पर रेस्ट में है, तो उस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0 लग रहा है। मैं बोल सकता हूं कि पार्टिकल एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम में है और ये उसका मीन पोजीशन बन जाएगा। बट अगर आप पार्टिकल को थोड़ा डिस्प्लेस करोगे, क्या आपको लगता है पार्टिकल वापस आएगा? नहीं। एक बार पार्टिकल आगे गया, फिर और आगे जाएगा और आगे जाएगा, वो वापस कभी भी खुद ब खुद मीन पोजीशन पर, खुद ब खुद मीन पोजीशन पर नहीं आएगा। तो आपका पार्टिकल था मीन पोजीशन पे, आपका पार्टिकल था इक्विलिब्रियम पे, मगर आपने जब पार्टिकल को डिस्प्लेस करा, अब वो वापस मीन पोजीशन पे नहीं आना चाहता है, पार्टिकल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में था। तो ये आप डिफरेंस देख सकते हो। अब यहां पर मुझे कैसे पता स्टेबल इक्विलिब्रियम का सिचुएशन बन रहा है? क्योंकि जब मैंने पार्टिकल को डिस्प्लेस किया, आप देख रहे हो कि इस पार्टिकल पे नेट फोर्स लग रहा है पीछे की डायरेक्शन में, और वो पीछे की डायरेक्शन में जो इस पे नेट फोर्स लग रहा है, वो नेट फोर्स इसको वापस कहां लेने की कोशिश कर रहा है, मीन पोजीशन पे लेने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मैं बोल सकता हूं कि जो आपका ये पार्टिकल था ना यहां पे, प्लस क्यू चार्ज जो आपका था ना मिड पॉइंट पे, ये मीन पोजीशन पे था, ये इक्विलिब्रियम पे था, साथ साथ में ये इक्विलिब्रियम आपका स्टेबल था, क्योंकि जब आपने डिस्प्लेस किया, पार्टिकल में टेंडेंसी आ गई कि वो वापस मीन पोजीशन पे आना चाहता है। तो ये आपके पास यहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो इस वाले केस में कि जब आप दो लाइक चार्जेस लेते हो, दो लाइक चार्जेस लेने के बाद आप क्या कर रहे हो, आपने दो लाइक चार्जेस यहां पे लिए, दो लाइक चार्जेस यहां पर जब आपने लिए, तो आप सेंटर में और एक सेम चार्ज को ले रहे हो, सेम साइन वाले चार्ज को ले रहे हो। ये जो सेम साइन वाला आपने चार्ज यहां पे लिया, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, बट अलोंग द सेंट्रल लाइन, क्योंकि आपने सेंट्रल लाइन के अलोंग डिस्प्लेस किया। आपने नॉर्मल के अलोंग डिस्प्लेस अभी नहीं किया, उस पर भी मैं आ जाऊंगा। बट फिलहाल के लिए यहां पर आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम मिल रहा है, यहां पर आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम मिल रहा है, बट अलोंग सेंट्रल लाइन। मैं थोड़ा सॉल्व इसको करता हूं, थोड़ा सा सॉल्व इसको करते हैं, और इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, बट जो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट केसेस लेंगे उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, वहां मैं थोड़ा सा तेज जाऊंगा। बट फिलहाल के लिए आप देखते जाओ। तो फिलहाल के लिए आप देखते जाओ, यहां पर एग्जैक्टली आपके जो पार्टिकल पे नेट फोर्स लगता है ना, उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं यहां पर एफ नेट की बात करूं, अगर मैं यहां पे एफ नेट की बात करूं, इट इज इक्वल टू जो नेट फोर्स लग रहा है, बड़ा फोर्स कौन सा है, F32, तो वो होगा F32 माइनस F31। अब देखो बहुत आसान है, यही तो नेट फोर्स लग रहा है ना। अगर मैं F32 का इक्वेशन बताऊं, F32 किस किस के बीच में लग रहा है, 3 और 2 के बीच में, तो आप क्या लिखोगे, इट इज इक्वल टू K टाइम्स, अच्छा यहां पर 3 पर कौन सा चार्ज है, Q, तो आप लिखोगे K टाइम्स Q। 2 पे कौन सा चार्ज है, वो Q है आपके पास, कैपिटल Q, तो आप कैपिटल Q लिखोगे, डिवाइडेड बाय, जरा सेपरेशन देखो, जरा सेपरेशन देखो, 3 और 2 की बात हो रही है, सॉरी ये 1 है आपके पास, तो 3 और 2 तो ये है 3 और 2, तो आप देख सकते हो कि यहां पर F32 का मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, F32 का इक्वेशन लिख रहा हूं, पहले K आएगा, तो आपके 3 पर कौन सा चार्ज है, Q, आपके 2 पर कौन सा चार्ज है, कैपिटल Q, तो सेम आ रहा है अभी तक, मगर एग्जैक्टली इन दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन जरा देख लो, इन दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन जरा देख लो, ये R है, ये X है, यहां से लेकर यहां तक R है, यहां से लेकर यहां तक X है, तो ये वाला पार्ट कितना होगा, ये R माइनस X होगा।
एक बार और देख लो, पूरा r है, ये वाला पार्ट x है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, r माइनस एक्स होगा, तो डिवाइड किससे करेंगे, r माइनस एक्स होल स्क्वायर से। तो बहुत आसान है ना। वैसे ही आप क्या लिख सकते हो, माइनस F31 के अपनी जगह पर 3 पर कौन सा चार्ज है, 3 पर आपका Q है तो मैंने Q लिख दिया, फिर 1 है यहां पे, 1 पर कौन सा चार्ज है, वो तो Q है, अब मैं Q यहां कैपिटल Q लिखने वाला हूं, डिवाइडेड बाय, जरा सेपरेशन देखो, अब जरा आप इन दो के बीच का सेपरेशन देखो, ये आपका यहां पे R है, ये आपका ये वाला पार्ट X है, तो टोटल सेपरेशन कितना होगा, R प्लस एक्स। तो टोटल सेपरेशन ये है, यहां से लेकर यहां तक r है, यहां से लेकर यहां तक x है, तो टोटल सेपरेशन कितना होगा, r प्लस एक्स। तो आप यहां पर r प्लस एक्स का स्क्वायर कर दो, तो बहुत आसान है। तो अगर मैं फर्दर बात करूं, यहां पे कुछ कॉमन आएगा, k टाइम्स q इंटू कैपिटल Q कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय r माइनस एक्स होल स्क्वायर, फिर माइनस 1 डिवाइडेड बाय r प्लस एक्स होल स्क्वायर। आप करना कुछ नहीं है, एलसीएम लेते हैं, आप देखते जाओ, मैं इसको लिख सकता हूं k अपनी जगह पे, q अपनी जगह पे, कैपिटल Q अपनी जगह पे, r प्लस एक्स को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा आपके पास r प्लस एक्स होल स्क्वायर, फिर माइनस आपके पास इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो r माइनस एक्स होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, तो r माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू r प्लस एक्स होल स्क्वायर। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, जरा इनको एक्सपैंड करो, आपके पास k अपनी जगह पर, q अपनी जगह पर, कैपिटल Q अपनी जगह पर, ये बनेगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस r इंटू एक्स, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर माइनस यहां पर आ जाएगा, यहां पर r माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर दैट मींस r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस r एक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा। और होल डिवाइड किससे हो जाएगा, जरा ये वाला पार्ट इंटरेस्टिंग है, ये वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आपका r माइनस एक्स r प्लस एक्स है, आप इनको मल्टीप्लाई करो और इस पर होल स्क्वायर आ जाएगा। ये सिंपल है, अगर आपके पास a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है, आप इसको लिख सकते हो ना ए बी होल स्क्वायर, वही तो किया मैंने, या आपके पास एक टर्म का स्क्वायर दूसरी टर्म का स्क्वायर, मैंने दो टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, उसका क्या ले लिया, होल स्क्वायर ले लिया। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। जरा फर्दर देख लो कि आपका जो नेट फोर्स आपको मिल रहा है, इट इज इक्वल टू के अपनी जगह पे, क्यू अपनी जगह पे, कैपिटल क्यू अपनी जगह पे, और यहां पर आप फर्दर देख लो आर स्क्वायर अपनी जगह पे प्लस एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर प्लस ट्वाइस आर एक्स आप देख लो अपनी जगह पे है, फिर माइनस यहां पे आप मल्टीप्लाई करो, इस माइनस को हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो जो ब्रैकेट में है, तो बनेगा माइनस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहां माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा ट्वाइस आर एक्स। अब जरा यहां देख लो, ये आपके पास है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मगर होल स्क्वायर अपनी जगह रहेगा। समझो ये आया कहां से, मैंने सिंपली a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैंने यहां लिख दिया आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मगर बाहर होल स्क्वायर है तो बाहर यहां पर होल स्क्वायर रख दिया। जरा कुछ कैंसिल हो रहा है, आप देख लो, आपका ये पार्ट कैंसिल हो रहा है, आपका एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो ये ट्वाइस आर एक्स और ट्वाइस आर एक्स 4 टाइम्स आर एक्स बन जाएगा। तो अगर मैं एफ नेट की बात करूं, अगर मैं एफ नेट की बात यहां पे करूं, अगर मैं यहां पे एफ नेट की बात करूं, जरा देख लो, k इंटू क्यू अपनी जगह पे, k इंटू क्यू अपनी जगह पर, और न्यूमरेटर में अब आपके पास क्या आ रहा है 4 इंटू आर इंटू एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका नेट फोर्स आ गया, नेट फोर्स आ गया। अब देख लो, इसमें कोई इश्यू नहीं है, ये तो नेट फोर्स आ गया, आपने नेट फोर्स निकाला, बट ये नेट फोर्स कहां की तरफ है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन, दिस इज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ये स्टेटमेंट मैंने लिखा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका नेट फोर्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप एग्जैक्टली हल्का सा डिस्प्लेसमेंट इंट्रोड्यूस कर सकते हो। कहने का मतलब, आप एज्यूम कर लो कि ये जो आपने यहां पे चार्ज को एक्स डिस्प्लेस किया ना, बहुत छोटा डिस्प्लेस किया, बहुत कम डिस्प्लेस किया, आपने बहुत कम डिस्प्लेस किया, तो आप एक्स को आर के कंपैरिजन में बहुत छोटा ले रहे हो। कहने का मतलब, आप एक्स को आर के कंपैरिजन में बहुत छोटा ले लो, सच दैट कि आप एक्स को, आराम से सुन लो, आर के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हो। मैं लिख रहा हूं यहां पे, एक्स कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन विद आर,
आर के कंपैरिजन में आप एक्स को क्या कर सकते हो, आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो ये चीज, ये मैं कब बोल रहा हूं, जब मैंने यहां पर पहले इस फोर्स को बताया कि दिस फोर्स इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। जब आपका फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होता है, जब स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात होती है, तब सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात हो सकती है। मगर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए आपको एग्जैक्टली एक्स को बहुत छोटा रखना होता है। आप अपने पार्टिकल को डिस्प्लेस तो करोगे, मगर बहुत डिस्प्लेस नहीं करोगे, आप इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे। अच्छा, और एक चीज सुन लो, जब मैंने यहां पे बताया ना कि दिस फोर्स इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आपने पार्टिकल को डिस्प्लेस किया तो ठीक है, डिस्प्लेस करा आपने, पार्टिकल यहां पर आ गया, इस पार्टिकल पर नेट फोर्स टुवर्ड्स द क्या आ जाएगा, मीन पोजीशन। अगर इस पार्टिकल पर नेट फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन आ जाएगा, एक बार सुनना, इसका मतलब यह है कि यह पार्टिकल वापस मीन पोजीशन की तरफ चले जाएगा, बट बिकॉज ऑफ इनर्शिया ये मीन पोजीशन को ओवरशूट करेगा। यहां पर अगेन इस पार्टिकल पे फोर्स डेवलप होना शुरू हो जाएगा और वो फोर्स को वापस कहां लेने की कोशिश करेगा, मीन पोजीशन की तरफ। मगर अगेन आपका पार्टिकल ओवरशूट करेगा। अगेन आप देखोगे कि पार्टिकल एग्जैक्टली वापस आ जाएगा, ओवरशूट करेगा, वापस आ जाएगा, ओवरशूट करेगा, आपका पार्टिकल ऑसिलेशंस दिखाएगा। बट वही ऑसिलेशंस को आप सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस में कन्वर्ट कर सकते हो। ये जो इक्वेशन है ना, ये एग्जैक्टली आपको ऑसिलेशंस का आइडिया दे रहा है, बिकॉज द फोर्स इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अगर आप एक्स को बड़ा रखोगे, अगर आप एक्स को यहां पर बड़ा रखोगे ना, अगर आप एक्स को बड़ा यहां पे रखोगे, आप बोलोगे फिर कि आपका जो पार्टिकल है वो ऑसिलेशंस दिखाएगा। बट अगर फॉर एग्जांपल आप इस एक्स को बहुत छोटा करोगे आर के कंपैरिजन में, यही ऑसिलेशंस कन्वर्ट हो जाएंगी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस में। तो एसएचएम आप यहां पे स्टडी कर सकते हो। चलो मैं थोड़ा एक दो इक्वेशन दिखाता हूं और देखते हैं कि यहां पर टाइम पीरियड क्या फिर आएगा, क्योंकि जब आप एसएचएम की बात करते हो तब हम टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन की बात करते हैं। आप देखते जाओ। तो ठीक है, आप देखते जाओ, मैं एग्जैक्टली यहां पर सारा दिखाता हूं। चलो पहले मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं सिंपली एक्स को नेग्लेक्ट करूंगा, मगर आर के कंपैरिजन में। यहां पे एक्स नेग्लेक्ट मत हो सकता है, ये तो मल्टीप्लीकेशन में, मगर डिनोमिनेटर में एक्स को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। जरा देख लो इक्वेशन क्या बनेगी एफ नेट की, मगर आपने एक्स को बहुत छोटा किसे लिया, आर के कंपैरिजन में। जो आपका एफ नेट होगा इट इज इक्वल टू के टाइम्स क्यू इंटू क्यू। फिर आपके पास यहां पर 4 अपनी जगह पे, आर अपनी जगह पे, एक्स अपनी जगह पे, डिनोमिनेटर में एक्स को नेग्लेक्ट करना है आर के कंपैरिजन में, एक्स को अप्रोक्सीमेटली 0 मानो आर के कंपैरिजन में। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आपके पास जो एफ नेट यहां पर आ जाएगा इट इज इक्वल टू के टाइम्स क्यू इंटू क्यू 4 टाइम्स आर इंटू एक्स डिवाइडेड बाय, यहां पर आपका आर स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा आर रेज़ पावर 4। मैं इसको कंटिन्यू वहां पे अब करने वाला हूं और टाइम पीरियड वगैरह निकालने वाला हूं। आप एफ नेट पहले देख लो, आप एफ नेट देख लो। आपका जो यहां पे एफ नेट आ रहा है, आपका जो एफ नेट वहां पे आ रहा है इट इज के इंटू क्यू इंटू कैपिटल क्यू। फिर उसके बाद आपके पास 4 इंटू आर इंटू एक्स, 4 इंटू आर इंटू एक्स डिवाइडेड बाय आर रेज़ पावर 4 आ रहा है। यहां पर एक आर और एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो आपके पास जो एफ नेट होगा इट इज इक्वल टू के इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यूब। 4 भी यहां पर लिख रहा हूं और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, एक्स से हो जाएगा। अच्छा, ये जो आपका फोर्स है ये तो मैग्नीट्यूड वाइज बात हो रही है, मगर ये जो नेट फोर्स लग रहा है ये टुवर्ड्स मीन पोजीशन लग रहा है ना। मैं बोल सकता हूं ना कि ये पार्टिकल को वापस लाने की कोशिश कर रहा है। पार्टिकल पे एग्जैक्टली नेट फोर्स एक रीस्टोरिंग फोर्स की तरह काम कर रहा है। तो मैं एग्जैक्टली अगर पूरा यहां पे बताऊं, अगर मैं एफ नेट को अब यहां पर एफ रीस्टोरिंग बताऊं, अगर मैं यहां पर एफ नेट को क्या बताऊं, एफ रीस्टोरिंग बताऊं, एफ रीस्टोरिंग के लिए आपको एक नेगेटिव लगाना पड़ता है। मैं नेगेटिव क्यों लगाऊंगा, क्योंकि आपका जो नेट फोर्स है ये तो रिस्टोरिंग फोर्स की तरह काम कर रहा है, ये तो पार्टिकल को वापस मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रहा है। तो रिस्टोरिंग फोर्स के लिए नेगेटिव लगाना पड़ता है। नेगेटिव का मतलब ही होता है कि अगर आपका पार्टिकल आगे गया है ना, तो एग्जैक्टली उस पे फोर्स बन रहे हैं, वो उस पार्टिकल को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आपको रिस्टोरिंग फोर्स में क्या लगाना होता है, नेगेटिव लगाना होता है। बाकी क्या आपके पास आ रहा है, जरा बाकी देख लो। आपके पास 4 इंटू के इंटू क्यू इंटू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यूब और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स और इस इक्वेशन की बात करूं, आप इसको सिंपली यहां पर रिप्लेस कर सकते हो, या आप सिंपली इसको कंपेयर कर सकते हो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स से। एक तरीका ये होता है,
एक तरीका आपके पास ये होता है। अगर इसमें किसी को डाउट है तो चलो मैं और एक चीज आपको बताता हूं, आप देखते जाओ। मैं इसको लिख सकता हूं ना, मास इंटू एक्सेलरेशन, इट इज इक्वल टू -4 टाइम्स k इंटू क्यू इंटू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय r क्यूब इंटू एक्स। तो ऐसे लिख सकता हूं ना। अब देखते जाओ, मैं एक्सेलरेशन यहां पे निकाल सकता हूं। आप आराम से देख लो, मैं एग्जैक्टली एक्सेलरेशन यहां पे निकाल सकता हूं। आपका जो एक्सेलरेशन आएगा इट इज इक्वल टू, पहले माइनस, अब ये वाला पार्ट प्लीज अच्छे से देख लेना, पहले माइनस फिर 4 अपनी जगह पे। k किसके बराबर होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। q इंटू क्यू अपनी जगह पे, x अपनी जगह पर, डिवाइड किससे हो रहा है? r क्यूब से। और अब डिवाइड किससे होगा? m को नीचे ला रहा हूं तो m से भी डिवाइड होगा। अभी तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब देख लो, मैं इसको लिख सकता हूं ना, a इज इक्वल टू 4 और 4 कैंसिल होगा, मैं लिख सकता हूं माइनस, और माइनस के बाद अब मैं लिख सकता हूं q इंटू क्यू, एक्स को अलग से लिख देना है, डिवाइडेड बाय m पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और मल्टीप्लाई किससे करूंगा? x से। अब यहां पर a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स is the condition for SHM. This is the condition for SHM. अगर एक पार्टिकल SHM दिखा रहा है, वो इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। अगर आपका पार्टिकल इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, वो SHM नहीं दिखाएगा। अब समझो यहां पे ओमेगा कांस्टेंट होता है, ये सारा टर्म आपका कांस्टेंट है। आप चेक कर लो, क्यू क्यू m पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ये सारा कांस्टेंट है। तो आप एग्जैक्टली देख सकते हो यहां पर कि ये जो एक्सेलरेशन मैंने निकाला, ये तो चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन है। ये जो एक्सेलरेशन मैं यहां पे बोल रहा हूं, ये मैं कंपैरिजन के लिए ले रहा हूं, क्योंकि ये एक्सेलरेशन का जब ये स्टाइल होता है ना, तो आप बोलते हो कि आपका SHM दिखा सकता है पार्टिकल। और आप देख रहे हो कि जब मैंने छोटी डिस्प्लेसमेंट्स ली, छोटी डिस्प्लेसमेंट्स लेने पे क्या हुआ, मैं पार्टिकल के एक्सेलरेशन को इसी स्टाइल में रिप्रेजेंट कर पाया। तो अगर मैं इसी स्टाइल में रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं ना पार्टिकल की एक्सेलरेशन को, तो हां सच में जो मैं बोल रहा था कि आपका पार्टिकल SHM दिखाएगा अगर आप छोटा डिस्प्लेसमेंट दोगे, वो एग्जैक्टली इससे प्रूव हो रहा है। वो इससे क्या हो रहा है? वो इससे प्रूव हो रहा है। तो चलो कंपेयर करते हैं। अगर मैं कंपेयर यहां पे करूं, आपका जो ओमेगा स्क्वायर होगा, देख लो a और a अपनी जगह पे, x और x अपनी जगह पे, जो आपका ओमेगा स्क्वायर होगा, माइनस माइनस भी अपनी जगह पे। माइनस क्यों आया? रीस्टोरिंग फोर्स। माइनस क्यों आया? रीस्टोरिंग फोर्स। इसीलिए मैंने नेगेटिव खुद से लगाया। बहुत सारे सोच रहे होंगे यहां तो नेगेटिव है ही नहीं, नेगेटिव क्यों लगाया? क्योंकि ये फोर्स को मैंने आपको पहले समझाया कि दिस इज अ रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स वो होता है जो एक पार्टिकल को वापस मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करता है। तो अगर आपके पास ये रीस्टोरिंग फोर्स है, अगर मैं यहां एफ रीस्टोरिंग लिख रहा हूं, तो नेगेटिव लगाना इंपॉर्टेंट है। न्यूटन सेकेंड लॉ यूज कर रहा हूं, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो यहां एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल की निकल रही है। चार्ज पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो SHM की एक्सेलरेशन के स्टाइल का यहां पे आपको दिख रहा है। तो आप एग्जैक्टली ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर लिख सकते हो? Q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय m पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो आपका जो ओमेगा होगा इट विल बी अंडर रूट ऑफ Q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय m पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो होपफुली अभी तक कहीं डाउट नहीं होगा। अब फर्दर अगर मैं बात करूं, ओमेगा किसके बराबर होता है? 2 पाई डिवाइडेड बाई t, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई m पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। अब ये पता होना चाहिए ओमेगा किसके बराबर होता है? 2 पाई बाई टी के बराबर होता है। ये चीज पता होनी चाहिए। तो आप यहां पे टाइम पीरियड निकाल सकते हो। आप t को यहां ट्रांसपोज करो, आप एग्जैक्टली देख लो, t को यहां ट्रांसपोज करो और एग्जैक्टली इस डिनोमिनेटर को ऊपर ट्रांसपोज करो, न्यूमरेटर को नीचे ट्रांसपोज करो। आपका जो यहां पे 2 पाई, ये तो पूरा आप ट्रांसपोज कर रहे हो ना, तो आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा m पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और डिनोमिनेटर में q इंटू कैपिटल Q आ जाएगा, और ये आपका सिंपली टाइम पीरियड होगा। और ये आपको पूछा जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेमोराइज करो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आगे जाके अगर टाइम मिलेगा तो आगे जाके, अभी नहीं, अभी फिलहाल बिल्कुल भी नहीं। ये इतना बड़ा प्रॉब्लम जो है ना, ये आप सॉल्व कर सकते हो 2 लाइंस में।
ये आप निकाल सकते हो आंसर 2 से 3 लाइंस में, बट उसके लिए आपको अगेन थोड़ा सा मैथमेटिकल टूल्स में थोड़ा डीप जाना पड़ेगा। तो मैथमेटिकल टूल्स में तो अभी 11th को पढ़ा रहा हूं, तो आगे जाके एग्जैक्टली जब मैं एडवांस सेक्शन में चले जाऊंगा मैथमेटिकल टूल्स में, वहां पर मैं एग्जैक्टली कुछ नए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करूंगा, और उन कॉन्सेप्ट्स की मदद से ये जो इतना बड़ा प्रॉब्लम आपको दिखाना, ये आप एग्जैक्टली 30 to 35 है, चलो 1 मिनट में आप कर सकते हो इसको। मतलब इतना ज्यादा आपको एग्जैक्टली करना नहीं पड़ेगा, वहां पर आपको बस हल्का सा एक फॉर्मूला डिराइव होकर देखने को मिलेगा, और उसी फॉर्मूला को यूज करके आप एक स्टेप में ये पूरा आंसर निकाल सकते हो, टाइम पीरियड का इक्वेशन निकाल सकते हो। तो और क्या चाहिए आपको? तो फिलहाल के लिए आज मैं यही कंक्लूड करता हूं। ये तो एक केस मैंने अभी लिया, अभी 3 केसेस पेंडिंग है, वो हम इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। अगेन अगर कहीं पे आपको डाउट होगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और अगर फॉर एग्जांपल डाउट नहीं होगा, फिर भी आपको एग्जैक्टली वीडियो लेक्चर कैसा लगा और फीडबैक वगैरह जो है वो आप कमेंट सेक्शन में किया करो, क्योंकि उससे एग्जैक्टली हमें भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा, और अगेन 23 फेब को जेईई मेंस के एग्जाम्स है, तो उनको भी बेस्ट ऑफ लक। तो बाकी नेक्स्ट टाइम देखते हैं, आज के लिए इतना काफी। टेक केयर।